students, today we will start our psychological factors. Okay, so there are so many psychological models. Okay, जो हमें क्या बताते हैं, आपका जो रीज़न है एबनॉर्मेलिटी का वो बताते हैं कि क्या रीज़न है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी पर्सन के अंदर एबनॉर्मेलिटी जनरेट होती है. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट साइकोडायनेमिक मॉडल. Okay, students, this model is very important because this model is interlinked with other chapters of your book. So what is psychodynamic model? Psychodynamic model is the oldest and most famous of the modern psychologist models. ये जो साइकोडायनेमिक मॉडल है सबसे पुराना है हमारा मॉडल. और ये जो साइकोडायनेमिक मॉडल है ये किससे कनेक्टेड है, आपका जो साइको एनालिटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी फ्राइड की, उससे इंटरलिंक्ड है आपकी साइकोडायनेमिक मॉडल. ओके, साइकोडायनेमिक थ्योरीज बिलीव दैट बिहेवियर वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल इज डिटरमाइंड बाय साइकोलॉजिकल फोर्सेस विद इन द पर्सन ऑफ विच शी और ही इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर. अब ये जो आपका साइकोडायनेमिक थ्योरी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है, उसका जो मानना है वो क्या मानना है कि जो बिहेवियर है, चाहे वो बिहेवियर नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, वो किससे डिटरमाइन होता है. कुछ हमारे अंदर क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं जो किसी पर्सन के अंदर कंसिस्ट करती हैं. और ये क्या होता है, उनके बारे में, ये जो साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो पर्सन के अंदर नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट कर रही हैं, इनके प्रति वो क्या होता है, अवेयर नहीं होता है. ओके, These internal forces are considered dynamic. और ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं जिनके बेसिस पर हमारे अंदर नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट हो रहा है, वो कैसी होती हैं, डायनेमिक होती हैं. ओके, दे इंटरैक्ट विद वन अनोदर एंड देयर इंटरेक्शन गिव शेप टू बिहेवियर. अब ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं. इनके अंदर क्या है कि इंटरलिंक्ड होती हैं ये जो आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं, और फिर क्या करती हैं, वो जो बिहेवियर होता है उसको शेप देती हैं. किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो किस पर बेस्ड होता है, उन इंटरनल फोर्सेस के इंटरेक्शन पर जो किसी भी पर्सन के अंदर पहले से मौजूद हो. ओके, थॉट्स एंड इमोशंस. अब किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है उसको भी शेप देती हैं ये, और उसके थॉट्स, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी है, निगेटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, किस तरह की थिंकिंग है, ये इसको भी कौन शेप देता है, ये इंटरनल फोर्स. और इमोशंस, किसी भी पर्सन के इमोशंस को रेगुलेट कौन करता है, आपकी इंटरनल फोर्सेस. ओके, एबनॉर्मल सिम्टम्स आर व्यूड एज द रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज फोर्सेस. अब बात आती है एबनॉर्मेलिटी की. एबनॉर्मलिटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो कब देखे जाते हैं, जब कन्फ्लिक्ट्स होता है किसके बीच में, इन फोर्सेस के बीच में. देखिए इसको इस तरह से समझते हैं, अगर हमारी इंटरनल जो फोर्सेस हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, एक कन्फ्लिक्ट है कि क्या सही है, इसको करूं ना करूं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या जनरेट करता है, आपके एबनॉर्मलिटी के सिम्टम्स. अब इंटरनल फोर्सेस क्या आई, इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं बेटा, आपकी ड्राइव. ड्राइव क्या है, किसी भी काम को करने का जब पर्सन एक मन में विचार बना लेता है तो वो क्या कहलाता है, आपका ड्राइव कहलाता है. तो जब वो ड्राइव बहुत सारे हैं हमारे अंदर, मन के अंदर, तो अगर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है आपस में, तब क्या जनरेट होती है, आपकी एबनॉर्मेलिटी. ओके, this model was first formulated by Freud, who believed that three central forces shape personality: instinctual needs, drives and impulses, eight rational thinking, ego and moral standards, superego. देखिए यहाँ पे ये जो फ्रायड थे उन्होंने क्या कहा कि जो 3 तरह की सेंट्रल फोर्सेस होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, और वो सेंट्रल फोर्सेस को उन्होंने नाम दिया इड, ईगो और सुपर ईगो. अब इड क्या है इसको समझते हैं. इड क्या है, इड जो है वो हमारे माइंड का प्राइमिटिव पार्ट है, ठीक है, और जिसके अंदर क्या होता है, एग्रेसिव ड्राइव्स होते हैं, हिडन मेमोरीज होते हैं. अब जो इड है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए,
ठीक है, अगर इड के अंदर एक इच्छा पैदा हुई किसी भी चीज़ को लेने की, तो वो कहेगा मुझे चाहिए, हर कीमत पर वो चीज़ चाहिए। अब आता है आपका ईगो। ईगो इज द रियलिस्टिक पार्ट दैट मेडिएट्स बिटवीन द डिजायर्स ऑफ द इड एंड द सुपर ईगो। अब ईगो क्या करेगा, इड ने तो अपनी जो डिज़ायर है वो बता दी कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे चाहिए, लेकिन ये जो आपका ईगो है वो क्या करेगा, एक आपका सुपर ईगो आया। सुपर ईगो वो पार्ट होता है जो ये बताता है कि नहीं, आपकी जो मोरालिटी है वो कहाँ कंसिस्ट करती है, आपके सुपर ईगो में। सुपर ईगो हमें ये बताती कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ आपके लिए गलत है। अगर सुपर ईगो पर किसी भी पर्सन के अंदर नहीं होती है, सुपर ईगो वाला पार्टी नहीं होता है, तो वो बंदा कैसा हो जाता है, आपका क्रिमिनल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको ये रियलिटी नहीं पता होगी, ये सच्चाई नहीं पता होगी कि कौन सी चीज़ वो ले सकता है, अगर लीगली अगर वो चाहता है कि उस चीज़ को ले ले, और कौन सी चीज़ को लेना इलीगल है। अब सपोज़ कि आप लोग हैं, आप लोग अगर ये डिज़ायर आपके अंदर आ जाए कि आपके पड़ोस में एक पर्सन रहता है और उसने जो है एक बहुत ही कॉस्टली एक कार ली है, तो वहाँ पर अगर आपकी इड ये इच्छा करे कि वो मुझे कार हर हालत में चाहिए, तो वो क्या है, गलत है, क्योंकि जब वो कार आपकी है ही नहीं, उस चीज़ पर आपका कोई राइट ही नहीं है, तो आप उसको कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इड ने तो कहा कि मुझे वो कार चाहिए। सुपर ईगो ये बताती है आपको कि नहीं, ये चीज़ आपकी नहीं है, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब ईगो क्या करेगी, ईगो का काम क्या है, इन दोनों के बीच का काम करना है। किसके बीच का, इड के और सुपर ईगो के। वो क्या करेगी, आपको कुछ रास्ते बताएगी कि जिससे जो आपका इड है वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाए। अब वहाँ क्या है कि जो ईगो है वो ये भी बता सकती है कि इस तरह से तो लेना ठीक नहीं है कि हम चोरी करें या फिर उस चीज़ पर कब्जा जमाएं। तो वहाँ पर ये हो सकता है कि अगर कभी हमारा मन करे तो हम उनसे जाकर बोल दें कि आज एक दिन के लिए आज आप अपनी गाड़ी दे दीजिए, तो जो आपका सपना है उस महंगी गाड़ी में बैठने का वो भी पूरा हो जाएगा, और आप जो है लीगली तरीके से जो अपनी विश है, डिज़ायर है, उसको पूरा कर सकेंगे। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, इड आपका कि मुझे जो चीज़ चाहिए, कॉन्शियस लेवल पर जो चीज़ आपने सोची, और ईगो जो है जो ये बताती है कि किस तरीके से आपको वो चीज़ हासिल करनी है। और सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो हमें हर चीज़ को ये बताती कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आपके लिए गलत है। अदरवाइज़ तो ये जो जितने क्रिमिनल्स होते हैं, अगर सुपर ईगो इनमें हो तो शायद इतने ज़्यादा क्रिमिनल्स ना हो। वो क्रिमिनल्स होते ही इसीलिए क्योंकि सुपर ईगो उनमें नहीं होती है। सुपर ईगो वाला जो बंदा होता है वो कभी भी गलत काम नहीं करता सोसाइटी में। ओके, Freud stated that abnormal behavior is a symbolic expression of unconscious mental conflicts that can be generally traced to early childhood or infancy. अब देखिए यहाँ पर फ्राइड ने ये कहा कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो किस चीज़ का सिंबल है, सिंबल एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस मेंटल कन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपका अनकॉन्शियस मेंटल कन्फ्लिक्ट क्या है। अनकॉन्शियस मेंटल कन्फ्लिक्ट्स बेटा वो चीज़ होती हैं जिन डिज़ायर्स को हम मन के अंदर दबा लेते हैं। हो सकता है कि सोसाइटी का प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो, या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पर क्या है कि हमने उसको कॉन्शियस लेवल पर तो हटा दिया, लेकिन वो चीज़, वो जो डिज़ायर थी वो कहाँ कंसिस्ट करने लगी, फिर कहाँ पे एग्जिस्ट हो गई, आपके अनकॉन्शियस पार्ट में। माइंड का जो अनकॉन्शियस माइंड है वहाँ चली गई। अब वहाँ पर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट होता है। जब कोई चीज़ वहाँ पर हमारे माइंड में रखी होती है वो क्या करती है, फिर मेंटल कन्फ्लिक्ट जनरेट करती है। और फिर क्या होता है, सिंबल्स आ जाते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, किस चीज़ के, एबनॉर्मल बिहेवियर के। डेट कैन बी जनरेटेड ट्रेस टू अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी। अब इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे अंदर ये जो अनकॉन्शियस मेंटल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो जनरली कहाँ से आते हैं, आपके चाइल्डहुड में, ये इन्फेंसी एज से। इन्होंने यहाँ पर जो चाइल्डहुड है इसको बहुत इम्पॉर्टेंट एज माना है फ्राइड ने, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये फाउंडेशन है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी की। जो फाउंडेशन एज है वो कौन सी है, आपकी चाइल्डहुड है।
अगर किसी पर्सन का जो चाइल्डहुड है वो अगर अच्छा होता है तो वो पर्सनैलिटी वाइज क्या होता है, अच्छा निकलता है। लेकिन अगर उसका चाइल्डहुड में कुछ ऐसी उसकी फैमिली में मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी गलत होता है, तो वहाँ पर अगर छाप उस चाइल्डहुड में गलत चीज़ों की उसके माइंड में पड़ गई तो उसकी पर्सनालिटी में डिसऑर्डर्स जनरेट ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये जो साइकोडायनेमिक मॉडल है, इन्होंने क्या कहा, इनका ये मानना था कि ईगो और सुपर ईगो ये जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और ये रेगुलेट करती हैं हमारी पर्सनालिटी को, और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ होती हैं या फिर चाइल्डहुड की ऐसी बातें जो कि हमने जो है छुपा के रखी हुई हैं या जिनको हम फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर से किसी के सामने हम शो नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें क्या करती हैं आगे जाके मेंटल कन्फ्लिक्ट्स जनरेट करती है, और वो मेंटल कन्फ्लिक्ट्स कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, आपकी पर्सनैलिटी में एज एबनॉर्मल बिहेवियर। ओके, another model that emphasizes the role of psychological factors is the behavioral model. ठीक है, this model states that both normal and abnormal behaviors are learned and psychological disorders are the result of learning maladaptive ways of behaving. अब ये जो हमारा बिहेवियरल मॉडल है ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि चाहे बिहेवियर नॉर्मल हो या फिर एबनॉर्मल हो, ठीक है, दोनों ही तरह के जो बिहेवियर हैं वो क्या करे जाते हैं, लर्न किए जाते हैं, सीखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो अच्छा बिहेवियर कर रहा है, कोई नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो उसको सीखा नहीं जा रहा, वो जेनेटिकली है, नहीं, वो हम क्या करते हैं, सीखते हैं, चाहे आपका नॉर्मल बिहेवियर हो चाहे आपका एबनॉर्मल बिहेवियर हो। द मॉडल कंसंट्रेट्स ऑन बिहेवियर्स दैट are learned through conditioning and propose that what has been learned can be unlearned. अब ये जो मॉडल है ये किस पे कंसंट्रेट करता है, बिहेवियर्स पे, ठीक है, और वो बिहेवियर कैसे हम लर्न करते हैं, कंडीशनिंग के थ्रू। ठीक है भाई, बिहेवियर्स किसके थ्रू सीखे जाते हैं, लर्निंग के थ्रू सीखे जाते हैं। जैसा कि आपने अभी 11th क्लास में आपने लर्निंग चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे, स्किनर का पढ़ा था आपका, तो वहाँ पर क्या था, जो रैट था या फिर आपका चिंपैंजी था, तो वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर कब करना सीखता है, जब वो लर्न करता है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रायल्स दिए थे, उन ट्रायल्स के बेस पर वो जो रैट था और चिंपैंजी था वो क्या चीज़ सीखी, लर्निंग की उन्होंने, किसी भी चीज़ की, किसी भी ट्रायल को तक एंड तक पहुँचाने की। तो ये जो बिहेवियरल मॉडल है आपका, ये कह रहा है कि जो बिहेवियर्स होते हैं वो सीखे जाते हैं, और किसके थ्रू सीखे जाते हैं, कंडीशनिंग के थ्रू। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ना सीखना चाहें तो ना भी सीखें। ओके, लर्निंग कैन टेक प्लेस बाय क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन इन विच टू इवेंट्स repeatedly occur close together in time. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग में हम जो हमारा जो नेचुरल बिहेवियर है उसको हम किसके साथ जोड़ देते हैं, एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ देते हैं। तो अब एक नेचुरल रिस्पॉन्स, हम नेचुरल कंडीशन किसी को हमने दी तो वहाँ पे एक नेचुरल रिस्पॉन्स आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपने एक कंडीशनड स्टिमुलस भी साथ में जोड़ दिया और उसके बाद आपने जो उसको नेचुरल रिस्पॉन्स फिर भी आपको मिल रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे आपने क्या की है, कंडीशनिंग कर ली। जैसे हमने जो डॉग का एक्सपेरिमेंट किया था पेवलोव ने, तो उसमें क्या था भाई, डॉग को फूड दिया गया, फूड के साथ क्या हुआ कि आपका जो है एक बैल बजा दी गई। ठीक है, अब ये जो बैल है वो क्या है, आपका कंडीशन स्टिमुली है, और उसको जो हमने फूड दिया वो क्या है, आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब उसके साथ क्या है आ रहा है, आपका सलाइवा आ रहा है। जब हम खाना दे रहे हैं किसी को, डॉग को, तो सलाइवा आना नेचुरल है, बट फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ एक घंटी भी बजा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ ट्रायल्स के बाद हमने क्या करा, सिर्फ बैल बजाई है, उसको खाना नहीं दिया। लेकिन फिर भी अगर वो जो डॉग है वो सलाइवा का सेक्रेशन होता है वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि डॉग ने फूड के साथ किसकी कंडीशनिंग कर ली, आपके
जो बैल था उसके साथ उसकी कंडीशनिंग हो गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, क्लासिकल कंडीशनिंग के बेस पर उसने सीखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो बिहेवियरल मॉडल है वो हमें ये बताता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो हम सीखते हैं, कई बार हम कंडीशनिंग करते हैं। अगर वो कंडीशनिंग आपकी मैल एडेप्टेड है तो वहाँ पर क्या होगा, आपके बिहेवियर के अंदर एबनॉर्मेलिटी ज़रूर आएगी। अब आपका आता है ऑपरेंट लर्निंग। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर इज फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड। इसमें क्या दिया जाता है, एक रिवॉर्ड दिया जाता है। BF स्किनर ने कहा था, ये जो ऑपरेंट लर्निंग था इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो BF स्किनर ने किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या यूज़ किया था, वहाँ पे रिवार्ड और पनिशमेंट यूज़ किया था इन लर्निंग प्रोसेस। मीन रेस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या है आपका, रिवॉर्ड या पनिशमेंट। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। आपको रेनफोर्समेंट के 2 टाइप्स बताए थे, आपका निगेटिव रेनफोर्समेंट और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो यहाँ ये जो BF स्किनर थे, यहाँ पे इन्होंने दोनों तरह के ये जो रेनफोर्समेंट थे वो यूज़ किए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब कोई पर्सन अच्छा काम करता है, अगर वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं, तो अदर्स जो उसको देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, वो कंडीशनिंग कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं कि अगर हम भी इस तरह का कोई बिहेवियर करते हैं तो यहाँ इस तरह से हमें भी अप्रिशिएट किया जाएगा, हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो वहाँ पर क्या है, उन्होंने सीख लिया। कैसे सीखा, उन्होंने ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी उसके बेस पर सीखा। ठीक है, अगर किसी को पनिशमेंट मिल रहा है तो भी वो बंदा ये सीख जाएगा कि भाई ये काम करने पर मुझे पनिशमेंट मिलता है, करंट लगाया जाता है, ये मुझे खाना नहीं दिया जाता। तो वहाँ पर क्या है, उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेस पर लर्निंग सीख ली। लेकिन अगर यही लर्निंग आपकी मैल एडेप्टिव हो तो वहाँ पर क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी वाला बिहेवियर जनरेट हो जाएगा। सो पेवलोव का ये मानना था कि रिपीटेड बिहेवियर करने के लिए रिवार्ड देना चाहिए, और अगर किसी बिहेवियर को हम रिपीट नहीं करवाना चाहते, रेस्पॉन्स को नहीं करवाना चाहते, तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। द नेक्स्ट मॉडल इज cognitive model. Psychological factors are also emphasized by the cognitive model. This model states that abnormal functioning can result from cognitive problems. People may hold assumptions and attitudes about themselves that are irrational and inaccurate. People may also repeatedly think in illogical ways and make overgeneralizations. That is, they may draw broad negative conclusions on the basis of a single insignificant event. देखिए, ये जो आपका कॉग्निटिव मॉडल है वो क्या कह रहा है कि जो आपकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग मीन्स जो हमारे अंदर एबनॉर्मल फंक्शंस चल रहे हैं बॉडी के अंदर या माइंड के अंदर, वो किसका रिजल्ट हो सकती है, आपकी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स का रिजल्ट हो सकती है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स क्या हैं, कॉग्निशन क्या है आपका, थिंकिंग प्रोसेस, आपकी जो है परसेप्शन, मेमोरी, ये सब क्या है, आपकी कॉग्निशन का पार्ट है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, जो कॉग्निटिव मॉडल है वो कह रहा है कि अगर हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है अगर वो फॉल्टी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी जनरेट होगी। अब इन्होंने बताया, पीपल में होल्ड एजम्पशंस एंड एटीट्यूड्स अबाउट देमसेल्व्स दैट आर इरेशनल एंड इनएक्यूरेट, कि जब लोग अपने बारे में या फिर दूसरे लोगों के बारे में कुछ ऐसे फॉल्टी एजम्पशंस कर लेते हैं जो कि इरेशनल होते हैं, इनएक्यूरेट होते हैं, तब भी क्या जनरेट होता है, आपका एबनॉर्मेलिटी जनरेट होती है। पीपल में ऑल्सो रिपीटेडली थिंक इन लॉजिकल वेज एंड मेक ओवर जनरलाइजेशन। जो लोग हैं जब इलॉजिकल वेज से सोचना शुरू करते हैं, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उस तरीके से हम सोच रहे हैं, जिसका कोई तर्क नहीं है, लॉजिकली अगर हम देखें तो वो बिल्कुल रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में ऐसी चीज़ों को जगह दे रहे हैं, सोच रहे हैं, और जो है अपना पूरा टाइम इसी रेशनल थिंकिंग को दे रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, नेचुरल है आपका एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट होना। जब हमारी परसेप्शन जो प्रोसेस है वो फॉल्टी होगी, हम हर चीज़ को निगेटिव पर्सपेक्टिव में देखेंगे, हर चीज़ को गलत तरीके से देखेंगे, तो क्या होगा, एबनॉर्मलिटी जनरेट होगी। आप इसको इस तरह से समझिए ना कि आप
किसी जगह पर जाते हैं, आपका जो परसेप्शन है लोगों को ले, सभी लोगों को लेकर क्या है, नेगेटिव है। अरे इसकी ड्रेस कैसी है, इसको तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, इसका हेयर स्टाइल कितना बेकार है, और मतलब आप उसको तो ये कहोगे कि इसकी जो पर्सनालिटी है बिल्कुल ही बेकार है। तो वहाँ पर क्या है, आपका जो परसेप्शन है वही फॉल्टी है, क्योंकि हर किसी में कमी वही बंदा निकालेगा जिसका खुद का परसेप्शन क्या है, फॉल्टी होगा। हर किसी में कमी निकालना हो सकता है, अगर आप 100 लोगों को देख रहे हैं तो 1-2 लोग ऐसे हों कि जहाँ आपका परसेप्शन कह रहा है कि भाई ठीक नहीं लग रहे ये लोग, लेकिन आप 100 के 100 लोगों में कमी निकाल रहे हैं, इट मीन्स कि आपका परसेप्शन गलत है, आप गलत है कहीं। तो ऐसे लोग जो हर किसी में कमी ढूंढते हैं, हर किसी के ड्रेसिंग सेंस को लेकर, हेयर स्टाइल को लेकर, या फिर उसके टॉकिंग वे को लेकर, क्या है कि ये ऐसे नहीं कर रहा, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, तो वो लोग क्या होते हैं, उनका फॉल्टी परसेप्शन होता है और वो एक ना एक दिन एबनॉर्मलिटी के जो घेरा होता है एक, उसके अंदर कूद जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो कॉग्निटिव मॉडल है वो हमें ये बता रहा है कि एक लॉजिकल वे में हमें सोचना चाहिए, अपने परसेप्शन को ब्रॉड बनाना चाहिए, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड बनाना चाहिए। कुएं का मेंढक नहीं बनना है हमें। अगर हम कुएं का मेंढक बनेंगे तो हमें क्या लगेगा, हम ही हम हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं उसमें वर्ड में। तो हमसे अगर सुपीरियर कोई आ जाता है फिर क्या होगा, वो चीज़ हमारे माइंड को क्या है, खटक जाएगी। हमारा माइंड क्या करेगा, अभी अरे ये तो मुझसे सुपीरियर है, लेकिन बाहर की दुनिया में हम क्या दिखा रहे हैं कि नहीं मैं ही सुपीरियर हूँ और इसको तो ये भी नहीं आता, उसको तो वो भी नहीं आता, क्योंकि आपका माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अब रियलिटी क्या है कि वो बंदा आपसे सुपीरियर है, आपसे ज़्यादा अच्छा है, तो आप इस रियलिटी को या तो एक्सेप्ट करिए, और अगर नहीं करेंगे तो वो एबनॉर्मलिटी आप में ज़रूर जनरेट होगी। आप कभी भी अपनी जनरल लाइफ में भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिएगा बेटा, और मुझे बताइएगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप खुद से देखेंगे कि जब हमारा परसेप्शन, हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो फॉल्टी हो जाती है, तब हमारे अंदर एबनॉर्मलिटी के सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आता है, they may draw broad negative conclusions on the basis of a single insignificant event। अब देखिए यहाँ पर आया है एक वर्ड, आपके ये वर्ड आए हैं सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट। अगर कोई एक इवेंट हो गई हमारी लाइफ में, सिर्फ एक घटना, और उसके बेस पर हमने क्या एक निगेटिव परसेप्शन पूरी लाइफ के लिए हमने बना लिया, तो ये तो गलत है। सपोज़ कि आप लोग जो है कभी किसी भी चीज़ के लिए आप कहीं जाते हैं, सपोज़ कि आप लोग पहली बार ड्राइव करते हैं, तो कुछ हो जाता है आपसे, छोटा मोटा एक एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर उस दिन के बाद क्या करते हैं, आप लोग कभी ड्राइव करने ही नहीं जाते हो। आपसे कोई पूछता है कि भाई क्यों नहीं जा रहे, कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो जब भी कुछ करूँगी तो एक्सीडेंट ही होगा मुझसे, या मैं कभी भी ड्राइव करूँगा तो एक्सीडेंट ही करवा के लाऊँगा गाड़ी का। तो वो क्या है, वो कॉग्निशन में प्रॉब्लम आ रही है आपकी। आपने एक इवेंट के बेस पर, आपने एक सिंगल इवेंट के बेस पे आपने अपनी पूरी लाइफ के लिए एक मिसकंसेप्शन बना लिया, और उस मिसकंसेप्शन के बेस पर आप अपने आप को रेगुलेट कर रहे हो। तो वो जो रेगुलेट करना है वो क्या है, इलॉजिकल है। तो इलॉजिकल जब कोई चीज़ होती है तो वो एबनॉर्मलिटी हमेशा के लिए जनरेट ज़रूर करती है। ओके।